नमस्ते बच्चों। आज जो कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बच्चों आप ये समझ लो कि जो आपकी लाइफ है, जो स्टूडेंट्स लाइफ है, ये जो है सबसे जो है अच्छी लाइफ होती है और सबसे जो है बेस्ट होती है। अगर इसकी बात करें तो इसमें आप जो जो कुछ भी सीख लेते हैं ये आपको पूरे लाइफ लॉन्ग जो है काम आती है। अब जो है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उनसे जो है जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो चीज़ों को एक बेहतर तरीके से कैसे करते हैं कि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से सोचते हैं और उनको अच्छी तरीके से करते हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका क्या काम है कि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं और अच्छी तरीके से काम को करते हैं। लेकिन जो हमारे अभी जो एवरेज स्टूडेंट्स की बात है तो वो चीज़ों को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है वो मेहनत नहीं करते हैं, वो मेहनत करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, पर उनको बेहतर तरीके से करने की जो एक एबिलिटी होती है वो मिसिंग होती है। और जो एक्स्ट्रा जो थिंकिंग करने की एबिलिटी होती है वो एक मिसिंग होती है। तो वो जो एक्स्ट्रा थिंकिंग करनी जो कि जो है जो एक सोचने की क्षमता है और चीज़ों को बेहतर करने की जो क्षमता है वो ही डेवलप करना जो है एक स्टूडेंट्स का जो है काम होना चाहिए। तो अभी देखिए जो लाइफ है, हर ह्यूमन की लाइफ जो है बहुत सारी चैलेंजेस से भरी पड़ी है। और अगर आप जो है ऐसे बन जाते हैं कि उन चैलेंजेस को जो है एलिमिनेट कर पाते हैं, उन चैलेंजेस के सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं, तो ये जो है सबसे अच्छी क्वालिटी है। तो आपको जब आप स्टडी कर रहे हैं तो ये आपका बेस्ट टाइम है, आपका जो बेस्ट टाइम है तो उसमें आपको सबसे बेस्ट जो है आउटपुट लेके आना है। और बेस्ट आउटपुट लेके आने के लिए आपको अच्छी तरीके से जो है चीज़ों को सोचना पड़ेगा और चीज़ों को बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। पढ़ाई करना जो है एक टास्क हो गया, पर उस पढ़ाई करने को एक बेहतर तरीके से करना, फुली कंसंट्रेशन के साथ करना, फुली फोकस तरीके से करना, ये आपका जो है एम होना चाहिए। तो हम जो है आज जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात होती है तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। अब जब कॉन्सेप्ट की बात आती है तो कॉन्सेप्ट इसका शुरू कहां से होता है कि जैसे कि हमने जो है एक ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को पढ़ा है। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा है कि जब ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट जो हुआ, जो साइंटिस्ट ऑरेस्टेड थे उन्होंने क्या किया कि एक जो है करंट कैरिंग वायर ले लिया और करंट कैरिंग वायर के पास में उन्होंने जो है एक कॉइल को रख दिया। अब जो है जब करंट जो है वायर के अंदर से फ्लो हो रही है तो देखेंगे कि जो है अगर ये मैग्नेटिक नीडल यहां पर रख दिया, ये अगर हमने मैग्नेटिक नीडल रखा तो मैग्नेटिक नीडल रखने के बाद उसके अंदर जो है एक जो है डिफ्लेक्शन आ जाता है। अब जो है करंट कैरिंग वायर जो है के पास में मैग्नेटिक नीडल रखा तो मैग्नेटिक नीडल में क्या हुआ, गया डिफ्लेक्शन हुआ। यानी यहां एक चीज तो समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हमको जो है ऑरेस्टेड ने बताया कि एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रही है और वो वेरीफाई होता है कि जब हम मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो उसके अंदर एक डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन हमारे एक जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट जो है ये तो ऑरेस्टेड ने बताया, लेकिन एक साइंटिस्ट थे अपने फराडे ने क्या बताया कि उन्होंने एक मैग्नेट को लिया और मैग्नेट के पास में उन्होंने एक कॉइल को उन्होंने जो है पास में रख दिया। अब मैग्नेट है और मैग्नेट के पास में उन्होंने एक कॉइल रख दिया तो उन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है जब मैग्नेट को जो है कॉइल के पास में मूव कराते हैं तो वहां पर जो है एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। यहां पर भी जो है जो करंट में जो चेंज हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण एक जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रही है। और जब मैग्नेट को हम मूव करा रहे हैं तो वहां पर क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को मूव कराना मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है हम मूव करा रहे हैं। तो अगर कोई एक ऐसा रीजन है जहां पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है अपनी एक्स वाई और जेड डायरेक्शन है। अब मान लो इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है
और इधर जो है अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ऐसे एरिया में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है। वो डिस्टरबेंस जो प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, इन दोनों जो फील्ड है इन दोनों के डायरेक्शन के जो है परपेंडिकुलर होता है, और इसी को जो है हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब हम किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है प्रोड्यूस करते हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो वहां पर एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है। इस डिस्टरबेंस को हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज दैट वेव्स व्हिच propagates due to mutually perpendicular varying electric field and magnetic field। तो हमको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज दैट वेव्स which propagates due to mutually perpendicular varying electric field and magnetic field। अब जो है वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उसको जो है हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब अगर हम जो है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके कारण हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये चीजें हमने जो है समझ ली। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, इसकी डिफिनीशन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफिनीशन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड magnetic field vectors are right angle to each other as well as right angle to the direction of wave propagation। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इसकी डिफिनीशन है, इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स and magnetic field vectors are right angle to each other as well as right angle to the electromagnetic as well as the right angle to the direction of wave propagation। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसके जो है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसके कारण जो फील्ड एरिया में जो डिस्टरबेंस होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर जो है एक्स डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वाई डायरेक्शन में, और जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जेड डायरेक्शन में। अब हमने जो है ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को पढ़ लिया। ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या था कि जब करंट कैरिंग वायर है तो उसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। फैराडे के कारण हमको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड में यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन जब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है किसी एरिया में मौजूद हैं तो वहां पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। वो जो डिस्टरबेंस होता है उसी को हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो है कुछ फार्मूला आते हैं, उन फार्मूला को हमको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वहां आपको जो है वो फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, और अगर वो फार्मूले आपको अच्छी तरीके से पता है तो वो आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब उसमें जो है नंबर 1 जो फार्मूला आता है वो फार्मूला जो है क्या होता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। स्पीड इन वैक्यूम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ये होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट।
ये जो है इसकी स्पीड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? जो लाइट है, लाइट क्या है हमारी? ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर अगर हमको स्पीड इन वैक्यूम निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट हम लिखेंगे। जो μ0 है उसको हम क्या बोलेंगे? परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये जो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको स्पीड इन वैक्यूम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की निकालनी है तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला आपको जो है यूज करना पड़ेगा। अब जो है कोई मीडियम है, अगर मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड निकालनी है तो अगर स्पीड हमको जो है किसी मीडियम में निकालनी है तो वहां पर क्या हो जाएगा? 1/√μ और एप्सिलॉन। म्यू और एप्सिलॉन अगर हम लिख देंगे तो वहां पर जो है हमारी स्पीड इन वैक्यूम निकल आएगी। अब म्यू क्या है? म्यू है हमारा, म्यू क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो म्यू और एप्सिलॉन नॉट हमको पता है, और म्यू नॉट में रिलेशन क्या होता है? म्यू और म्यू नॉट में रिलेशन होता है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। ये होता है रिलेशन, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब जब एप्सिलॉन आर की बात होती है, ये होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू आर क्या है? और एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो आपको एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर और म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, ये रिलेशन आपको पता है। तो अब जो है यहां पर अगर हमने जो है म्यू की वैल्यू हमने यहां पे लिख दी म्यू नॉट म्यू आर, और एप्सिलॉन की जगह पे रख दी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और ये क्या है? हमारी वैल्यू जो है सी है, स्पीड इन वैक्यूम है। तो हमारे पास जो v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी? c/√μr और एप्सिलॉन आर। ये जो है हमारी जो है ये वैल्यू आ जाएगी वेव्स की जो स्पीड है मीडियम में। तो आपको जो है ये दो फार्मूले जो है याद रखने पड़ेंगे। एक तो हमारा फार्मूला है c इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? स्पीड इन वैक्यूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और दूसरा है v इक्वल टू
C अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो ये जो है वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेंगी और इसके बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात आई है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो ये क्यों प्रोड्यूस हो रही हैं? ये प्रोड्यूस हो रही हैं एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के कारण। तो आपको ये ब्रेन में फीड करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये जो है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के कारण प्रोड्यूस हो रही हैं। ये हो गई अपनी नंबर 1 प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनको प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे अब इसका जो खूबी क्या है कि जब हम जो है स्पेस में कोई भी सिग्नल भेजना होता है तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण भेजते हैं। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इसको प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अब जो इसकी और एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। तो अब जो है यहां पर जो है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर एप्सिलॉन ई नॉट और जो है बी नॉट है तो यहां पर एक रिलेशन आता है C इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। ये जो एक रिलेशन है ये हमको जो है याद रखना पड़ेगा कि जो है C इक्वल टू क्या होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है की बात हो रही है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और अगर उनके एम्पलीट्यूड दिए हुए हैं, एम्पलीट्यूड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड जो है ई नॉट दिया है और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बी नॉट दिया हुआ है तो ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू C होता है। ये एक फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। एक हमको चीजें समझनी पड़ेंगी कि इफ अगर जो है इलेक्ट्रिक जो है फील्ड वेक्टर E है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B है तो इनके डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो इनका डायरेक्शन क्या होगा E क्रॉस B। अगर जो है E क्रॉस B से हम इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो ये जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन आ जाएगी। अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ये क्या है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो अगर जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है B दिया हुआ है तो E क्रॉस B इक्वल टू क्या हो जाएगा C और ये जो है हमारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहां तक हमने बच्चों समझ लिया। अब जो है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो हमने वेव्स की एक जनरल इक्वेशन पढ़ रखी है। अगर जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये जो है हमारी जेड डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है और हमारी जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई एक्सिस पे हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी जो है जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस पे अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर वाई एक्सिस है तो यहां पर एक रिलेशन बनता है और वो रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड EX, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है EX इक्वल टू क्या हो जाएगी E एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी माइनस जो है K और Z। ये जो है हमारा जो इक्वेशन आता है EX इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी माइनस KJ। अब जो है यहां पर जो K है, K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लेमडा। ये जो है हमारी K की
वैल्यू होती है। अब ये जो इक्वेशन है ई एक्स इक्वल टू ई एप्सिलॉन साइन ओमेगा टी माइनस के जे, ये जो है ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव्स में पढ़ा हुआ है। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस जो है 5, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, उसी से जो है हमारा ये जो है ये इक्वेशन हमने जो है निकाल के लिया है। तो हमको ये पता चल गया कि हमारा जो है ई एक्स की वैल्यू जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स डायरेक्शन में है, उसकी वैल्यू हम जो है लिखते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जे। के क्या है, के इक्वल टू क्या है 2 पाई अपॉन लेमडा। अगर बी नॉट की बात करें तो बी नॉट क्या हो जाएगा, बी वाई क्या हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी, बी वाई क्या हो जाएगा, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जे। ये जो है हमारा जो है इक्वेशन हो जाएगा, जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी वाई की वैल्यू, बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जे। अब यहां पर जो है अगर हमने ओमेगा को बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा साइन टी माइनस, अब यहां पर क्या हो जाएगा, जो है ओमेगा को हमने बाहर लिया तो के जे, के ओमेगा जे। अब जो है ओमेगा अपॉन के होता है सी की वैल्यू, ये जो है हमारी वैल्यू होती है सी की। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी नॉट ओमेगा साइन टी माइनस जे अपॉन सी, ये जो है हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा जो है बी वाई का। तो एक हमारा जो है इक्वेशन ई एक्स का आ गया और एक हमारा जो इक्वेशन आ गया बी वाई का। तो ये जो है हमारे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गए ई एक्स और बी वाई के, ये आपको न्यूमेरिकल्स में पूछे जाएंगे। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है कि सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट कैसे हुआ, ये आपको समझ में आना चाहिए। ई एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जे और बी वाई इक्वल टू बी नॉट ओमेगा साइन टी माइनस जेड अपॉन सी, ये आपको जो है आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब जो है जो सनलाइट होती है, सनलाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब जो है ये क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है और ये जो है मोमेंटम को भी ट्रांसफर करती है। अब ये एनर्जी भी ट्रांसफर कर रही है और मोमेंटम भी ट्रांसफर कर रही है। तो लाइक अदर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो जो है कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। इलेक्ट्रिक जो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये क्या कर रही हैं, एनर्जी भी कैरी कर रही हैं और जो है मोमेंटम भी कैरी कर रही हैं। तो अब अगर इनकी जो है इनका एक फार्मूला हम लिखते हैं और वो फार्मूला है, अब क्या है कि जो अदर वेव्स है उसी के तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनके अंदर एक एनर्जी भी होती है और एक मोमेंटम भी होती है। तो अगर एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का होल स्क्वायर। ये जो है हमारा फार्मूला हो जाएगा जो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का होल स्क्वायर। ई आर एम एस की अगर बात करें तो ई आर एम एस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये होता है ई अपॉन अंडर रूट 2। ये जो है हमको जो है पता होना चाहिए कि ई आर एम एस क्या होता है, ई अपॉन अंडर रूट 2। अब इसी तरीके से अगर जो है मैग्नेटिक डेंसिटी की, अगर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 म्यू नॉट। ये जो है हमारा फार्मूला हो जाएगा जो है एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी
एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 म्यू नॉट। ये जो है हमारे एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया, और ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो गया। तो ये दोनों फार्मूले भी हमको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे इन फार्मूलों का यूज करना पड़ेगा। हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, पर अगर ये फार्मूले आपको जो है याद नहीं रहेंगे तो वहां आपको जो है कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये आपने यहां तक पढ़ लिया। अब उसके बाद जब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो क्या है, मोमेंटम क्रिएट करती हैं। तो जो टोटल मोमेंटम होता है डिलीवर टू द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो है अगर टोटल मोमेंटम की बात करें तो वो क्या होता है, डेल्टा पी इक्वल टू ई अपॉन सी। जो टोटल मोमेंटम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण वो क्या होता है, ई अपॉन सी। ये किस कंडीशन में होता है, इफ द सरफेस इज एब्जॉर्बिंग। अगर सरफेस जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर रही है तो वहां पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू ई अपॉन सी। और अगर जो है सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो वहां पर फॉर्मूला हो जाएगा 2e अपॉन सी इफ द सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। अगर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो वहां पर जो है हमारा डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 2e अपॉन सी हो जाएगा। तो ये आपने टोटल मोमेंटम का फार्मूला देख लिया, ये आपने एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला देख लिया, और इसके पहले आपने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है डायरेक्शन में जो है जो वेव्स की इक्वेशन है उसको आपने जो है देखा था। अब एक फार्मूला जो एंड में एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला क्या आता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो होता है कि द एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of electromagnetic waves is called intensity of electromagnetic waves। अब intensity of electromagnetic waves की definition क्या हो गई, the energy transfer per unit area per unit time perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic waves। ये जो हो गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफिनीशन। आप बच्चों लिख लो इसकी डिफिनीशन, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, द एनर्जी ट्रांसफर per unit area per unit time perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic waves is called intensity of electromagnetic waves। अब intensity of electromagnetic waves का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी। ये जो फार्मूला होता है ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू सी। ये फार्मूला भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो बच्चों आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कॉन्सेप्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है क्या होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उन प्रॉपर्टीज में हम उनकी जो है वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसको फंक्शन में हम जो है वेव फंक्शन में कैसे लिखते हैं, उसमें उनकी एनर्जी डेंसिटी कैसे लिखते हैं, उनके मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, और जो है ये जो जितने भी फार्मूले हमने यहाँ बताए हैं ये सारे फार्मूले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो हो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा है कॉन्सेप्ट तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो भी आप जो है उसमें मेंशन कर सकते हैं, हम उन क्वेरीज के साथ में आपको जो है एक कंप्लीट वीडियो के साथ में आपको जो है पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।